वेलकम बैक दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा। मधुबनी ज़िले के 399 पंचायत विज़िट के दौरान आज मैं पहुंच गया हूं खुटौना प्रखंड के माधोपुर पंचायत में। इस पंचायत की जो खासियत है वो मुखिया जी ने मुझे बताया है कि एक तो मंदिर है जो बहुत पुराना है और भूकंप के समय में वो झुक गया था, लेकिन फिर से वो फिट हो गया, मतलब जैसा था वैसा ही हो गया है। और कुछ व्यक्ति विशेष के बारे में भी इन्होंने मुझे जानकारी दी है, जैसे कि इस गांव के निवासी बैद्यनाथ झा जो प्रेसिडेंट अवॉर्डेड हैं। और दूसरी बात इन्होंने बताई है कि जीबू झा एक यहाँ के हैं जो इंग्लैंड में डॉक्टर हैं। मान लीजिए जिस गांव का आदमी इतना आगे गया है तो सोचिए वो गांव कहीं ना कहीं डेवलप तो है ही। जगदीश गुप्ता का भी इन्होंने जिक्र किया है, और कैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका ये जिक्र नहीं कर पाए हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि इस गांव में कहीं ना कहीं इस मिट्टी में टैलेंट है और वो आगे बढ़ता जाएगा। इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये माधोपुर पंचायत के मुखिया हैं लाल बाबू यादव जी। पिता स्वर्गीय रामदेव यादव हैं जो पूर्व मुखिया भी इस पंचायत के थे। फिर से रिजर्व सीट होने की वजह से यहाँ पे 2 कार्यकाल रिजर्व कोटे से मुखिया बने। तीसरी बार पुनः लोगों ने जो है सो विचार किया और इन्हीं को जो है सो लोगों ने चुना है। और ये लगभग खुटौना प्रखंड में सर्वाधिक मतों से जीतने की अगर बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे आते हैं। पहले पे हैं खुटौना प्रखंड पंचायत और दूसरे पे जो है सो ये माधोपुर पंचायत के मुखिया हैं। इनके बारे में और अगर हम बात करें तो ये सीपीआई माइंडेड हैं। लाल सलाम है, बिल्कुल देख सकते हैं आप, लाल गमछा भी है। और सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई जीतने के लिए, और हमारे मधुबनी टीवी के व्यूअर्स को और अपने पंचायत वासियों को अभिवादन कीजिए। मधुबनी टीवी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम लाल बाबू यादव हुआ। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय रामदेव यादव हुआ। मैं ग्राम पंचायत राज माधोपुर का अभी वर्तमान में मुखिया हूं, और मैं समस्त तमाम माधोपुर पंचायत के जनता मालिकों को प्रणाम करता हूं और युवा साथियों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहला सवाल ये है मुखिया जी कि आखिर पॉलिटिक्स में क्यों आए? ज़्यादातर लोग क्योंकि आपके पिताजी ऑलरेडी पॉलिटिक्स में थे, मुखिया थे, और आप कह रहे हैं कि मतलब आप जो है सो जॉब करते थे नेपाल में ये विदेश में जॉब करते थे, और उसके बाद वहाँ से आकर के फिर से आप जो है पॉलिटिक्स में आ गए। इसके पीछे क्या कारण रहा वो बताइए। देखिए, हम वाकई जॉब करते थे नेपाल में, जनरल मैनेजर थे फैक्ट्री में, और मेरे पिताजी यहाँ पंचायत के मुखिया थे। उन्होंने उनके साथ बहुत गरीबों की सहानुभूति थी। मेरे पिताजी एक्सपायर होने के बाद मुझे यहाँ के आमजनों ने, मतदाता मालिकों ने, मेरे गार्जियन टाइप के लोग, मेरे युवा साथी लोगों ने मुझे प्रेरित किया कि आप चुनाव लड़िए, आप यहाँ से अपना उम्मीदवारी पेश कीजिए। और यहाँ बहुत तरह का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, आप नहीं हैं। आपके पिताजी थे तो सारे लोगों को देखभाल करते थे, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते थे। आप आइए और चुनाव लड़िए। यहाँ गार्जियन, युवा साथी सभी प्रेरित करके मुझे चुनाव लड़ाए और मैं चुनाव लड़ा, और खुटौना प्रखंड में सेकंड मैं ऐसा मुखिया हूँ जो सबसे ज़्यादा वोट से चुनाव जीता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया कि यहाँ के लोगों ने, ठीक आ रहा है ना। अब मुखिया जी, लोगों ने आपको 2016 में जो है बहुत उम्मीद के साथ जिताया है, जैसा कि आप खुद भी कह रहे हैं कि आपके पिताजी लोगों के लिए लड़ते थे, तो आपको भी इसी उम्मीद पर लोगों ने जिताया है। और अब आपको मैं यहाँ के जो पंचायत वासी हैं, मुझ जैसे युवा हैं, स्टूडेंट हैं, आप बैठ जाइए, लाइट आने में दिक्कत होती है। युवा साथी हैं, मेरे जैसे स्टूडेंट हैं, उन सभी की ओर से अब मैं कुछ सवाल करता हूँ आपसे। सबसे पहले बता दूँ आप सभी को कि इस पंचायत में 14 वार्ड हैं और सभी जाति धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। और मुखिया जी, सबसे पहला क्षेत्र जो मैं उठाना चाहता हूँ वो है सड़क, क्योंकि आज अगर मैं भी आपके पंचायत आया हूँ तो सड़क होते हुए आया हूँ। और किसी गांव का या किसी देश का जो विकास अगर देखा जाता है या अंदाज़ा लगाया जाता है तो उस एरिया का जो है सड़क देख के ही लगाया जाता है कि कितना डेवलप है। तो सड़कों के क्षेत्र में आपने 4 साल 6 महीने में कितना विकास किया वो बताइए। हमारे यहाँ जब हम मुखिया बने तो सड़क की स्थिति सब गांव में बहुत ख़राब थी, और इससे पूर्व में कुछ व्यक्ति विशेष लोगों के टोला के बीच में जाकर के काम किया जाता था। वैसा हमने नहीं किया। हमने सहरवा में, बंगमरिया में, अपने गांव बौढ़ा में, माधोपुर में, और अभी जो कार्य चल रहा है बसनिया में, हमने सभी वार्डों में, सभी जगह
जा कर के काम करवाया। इससे पहले जब हम मुखिया थे तो कोई ऐसा सड़क नहीं था जो मिट्टी का नहीं हो, लेकिन अभी बहुत हद तक पीसीसी हुआ है। कितने बने होंगे? ठीक है, लगभग 15-20 तो बने हैं, सब गांव ऐसे मिला रोडों का करके। जिक्र आप कीजिए कुछ ऐसे रोड है, जैसे बसनिया में अभी बनना है, 5 तारीख से 7 तारीख से शुरू हो जाएगा काम। कुछ यहाँ माधोपुर में एक रोड है, वहाँ भी खरंजाकरण होना है। बसनिया में ही एक रोड का खरंजाकरण होना है। बंगमरिया मुसहरी में है, वो रोड बनना है। तो हम प्रयासरत हैं। आपके नज़र में है ना पूरा रोड? हाँ, पूरा रोड है हमारे नज़र में। निश्चित रूप से हम तो इस बार बनाएंगे, ये सोचें। हम कोशिश है हमारी कि इस बार बन जाए। और अभी देखिए, हमारी कोशिश है, बन जाना चाहिए। हम कोशिश करते हैं चुनाव से पहले ये जितने को मैंने जिक्र किया है वो बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपके पंचायत की क्या स्थिति है? यहाँ पर कितने विद्यालय हैं? कभी निरीक्षण करने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? वैसे लॉकडाउन की वजह से बंद है अभी। और यहाँ के शिक्षकों के बारे में बताइए, जो निजी संस्थान चलाते हैं उनको भी आप धन्यवाद ज़रूर दीजिए, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाते हैं। और सबसे अहम कि इस वर्ष जो आपके पंचायत से बच्चे 10वीं या 12वीं में तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को भी शुभकामनाएं ज़रूर दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ शिक्षा की जो स्थिति है ना, स्कूलों में पठन पाठन का कार्यक्रम हो रहा है। विगत 6 महीना से आपको कोविड-19 के लिए पढ़ाई की व्यवस्था तो सब जगह ठप ही है। फिर भी यहाँ हम लोग प्रयासरत रहते हैं, स्कूल भी जाते हैं। अभी हमारे पंचायत में हाई स्कूल का भी उत्क्रमित बना है, हाई स्कूल बन गया, वहाँ एडमिशन चालू है। हमारे गांव की बच्चियाँ या लड़के जो भी है वहाँ एडमिशन जाके ले रहे हैं। अब सिलसिलेवार ढंग से नज़दीक भी हो जाएगा और वो लोग अपने शिक्षा को ग्रहण भी करेंगे। और प्राइवेट कोचिंग जो भी चलाते हैं हमारे युवा साथी, बहुत बहुत उनको भी धन्यवाद देते हैं, चूँकि समाज के बच्चे को सुधारने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और सरकारी विद्यालयों का भी स्थिति लगभग बहुत अच्छा है, ठीक है। और हम लोग खुद जा कर के यहाँ जांच करते रहते हैं, पढ़ाई की व्यवस्था ठीक करवाते रहते हैं। और देखिए, सुधार तो धीरे धीरे होना है। जो इस बार तैयारी कर रहे हैं, बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो हम लोग पूर्व से भी प्रोत्साहन राशि पंचायत भवन में बुला करके 15 अगस्त या 26 जनवरी को हमने किया ही है, ठीक है। जरूरी नहीं है, लेकिन प्रोत्साहित हम करते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी में पंचायत भवन में बुला करके वैसे बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं जो हमारे यहाँ से फर्स्ट होते हैं। हाँ, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं, प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ उनको मदद भी करते हैं। और उनको 24 घंटा ये बोल के भेजते हैं कि आप पढ़िए, और आपको कभी भी किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो बेहिचक मेरे नंबर पर कॉल कीजिए, मैं आपको मदद करूँगा। जब हम लोग भी स्टूडेंट थे और हम लोगों को भी हमारे पंचायत में जो मुखिया होते थे उनसे बहुत उम्मीद होती थी, या हमारे जो प्रधानाध्यापक होते थे उनसे उम्मीद होती थी कि हम लोग अच्छा करेंगे तो प्राइज़ प्रोत्साहन मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियली ही मिले, प्राइज़ तो पेन भी एक मिलता है तो बहुत खुशी होती है कि ये मुझे मिला है। और मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करता हूँ मुखिया जी से कि इस वर्ष आपके पंचायत में जितने भी विद्यार्थी उत्तीर्ण हों उन सभी को, आप जो भी हो लेकिन उनको ज़रूर एक समारोह आयोजन करवा के सभी को प्रोत्साहित करें, ताकि इस वर्ष का जो बच्चा है वो तो सम्मानित हो ही, अगले वर्ष से जो है जो अभी 9th में होंगे या 11th में होंगे वो अभी से तैयारी करेंगे कि हम भी अगर अच्छा करेंगे तो अगली बार हमें भी स्टेज पे सम्मानित किया जाएगा। बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आएगा, लेकिन ज़रूर आपके बच्चे, आपके पंचायत के बच्चे इससे बहुत प्रोत्साहित होंगे और भारत के विभिन्न पदों पर भर्ती होंगे। अगला क्षेत्र में उठाना चाहता हूँ मुखिया जी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके पंचायत की क्या स्थिति है? यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं है वो बताइए। और लॉकडाउन के समय में आपने कैसे फेस किया वो बताइए। मज़दूर जो आ रहे थे उनके बारे में बताइए। कोई पॉजिटिव पाया गया, कोई टपक गया कि नहीं वो बताइए। और यहाँ के जो प्रखंड के जो हैं डॉक्टर्स, उनको भी आप ज़रूर धन्यवाद दीजिए। देखिए, कोविड-19 के समय में हम खुद प्रयासरत थे। यहाँ जगह जगह आइसोलेशन वार्ड का व्यवस्था किया गया था। हमारे यहाँ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है माधोपुर गांव में, जो सुचारू ढंग से नहीं चल रहा है। फिर भी हम लोग अपने से प्रयास करके 6 जगह कोविड सेंटर खुलवाए। वहाँ बाहर से जो प्रवासी श्रमिक हमारे आए हुए थे भाई बंधु लोग, उनको जो भी व्यवस्था हो पाया हमसे सक्षम
वो व्यवस्था करवा करके स्कूल में भोजन साजन का व्यवस्था करवा करके रखवाए, मेडिकल जांच करवाए। किसी भी तरह की पंचायत में हमको सूचना मिली, वहाँ हम जा करके, एक केस आया था बसनिया में, वहाँ हम तुरंत जा करके डॉक्टर को बुला करके एम्बुलेंस मंगा करके 9 बजे रात में 10 बजे रात में उस पेशेंट को बुलवा करके एम्बुलेंस से भेजे थे। ये तत्परता हमारी रही है और आगे भी रहेगी, अगर जनता मालिक हमको पुनः आशीर्वाद देते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुखिया जी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब केन्या विजिट किए थे तो उन्होंने वहाँ पे नल जल देखा, बहुत आसानी से सप्लाई हो रहा है। और बिहार में भी वो देखते हैं कि मतलब सही में हमारे यहाँ के जो भी गरीब तबके के लोग हैं वो अक्सर, हाँ, या बहुत जो लोग हैं वो पेट की परेशानी, गैस की परेशानी या बहुत तरह की परेशानियों से जूझते रहते हैं। तो बिहार के जो लोग हैं मैक्सिमम उनका जो है पैसा, मध्यम वर्गीय परिवारों का पैसा जो है सो स्वास्थ्य समस्याओं में ही मतलब ख़त्म हो जाता है। तो उन्होंने सोचा अगर सब स्वच्छ पानी पिएंगे तो सब ठीक रहेंगे। इसी वजह से जो है डीप लेयर का पानी उन्होंने प्रोवाइड किया नल जल के जरिए। हालांकि ये हर जगह अभी पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं हुआ है, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन वो इसका वैल्यू नहीं समझते होंगे। अगर ये किया कितने अच्छे तरीके से गया है वो इम्पोर्टेंट रखता है। इस पंचायत में नल जल का क्या स्थिति है वो बताइए। देखिए, ये जो नल जल योजना है बहुत ही अच्छा योजना है। आम आदमी, सब आदमी 300-400 की गहराई के लेयर का पानी नहीं पी पाएंगे, इसलिए सरकार का जो योजना है कि हम हर घर को स्वच्छ नल का जल का पानी दें, अभी ये धरातल पर बहुत ज़्यादा हद तक सक्सेस नहीं हो पाया। ठीक है, फिर भी यहाँ कोशिश रहती है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। 5-7 वार्ड में जैसे पानी चल रहा है और 5-7 वार्ड में राशि के अभाव में अभी तक काम फाइनल नहीं हो पाया है। तो कोशिश है कि दिसंबर के लास्ट तक 14 वार्ड में, चूँकि राशि की आवश्यकता थी, हम लोगों ने डिमांड कर दिया है, राशि आ जाएगी, फंड आ जाएगी। हम लोग दिसंबर के लास्ट तक 14 वार्ड में पानी सबको मिलना शुरू हो जाएगा और बहुत अच्छी योजना है। नेक्स्ट है सर कि ज़्यादातर पंचायत में जो है वहाँ के लोग कहते हैं कि मुखिया भ्रष्ट है। क्या इस पंचायत के ही मुखिया भ्रष्ट है? देखिए, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि पंचायत के मुखिया भ्रष्ट होते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। हमारे पंचायत में आप 2 आदमी हैं, आप खुद हैं, एक आपके साथी भी हैं, आप घूम लीजिए। पंचायत में लोगों का शिकायत होता है मुखिया से। आप पूछ लीजिए कि मुखिया जी कभी किसी से कोई 1 रुपया का डिमांड किए हैं, या किसी से ठगे हैं, या किसी योजना में या किसी से अनलीगल उनसे पैसा लिया गया है, ऐसा नहीं है। ऐसा हम करते हैं। मैंने ये कहा था कि ज़्यादातर पंचायत में जो होते हैं वहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि मुखिया ऐसा है वैसा है, तो इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया। पर्सनली मत लीजिएगा, जो भी आपने जवाब ये तो आपको रिपोर्ट में पता जी। वैसे ये नहीं, लोग अगर मुझे कह देंगे तो उससे ये वेरीफाई नहीं होता है कि मुखिया गलत है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मुखिया जी से ही पूछ लें। नेक्स्ट सवाल है सर कि जीवन जीने के लिए 3 चीज़ें बेहद अहम है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो मान लीजिए रोटी के तहत आप देख लीजिए तो आज केंद्र सरकार की अच्छी कोशिश की वजह से जो है लॉकडाउन में खूब अनाज दिया गया है लोगों को, जो चुनाव में भी इफेक्ट हुआ है बहुत। दूसरा, कपड़ा सबके पास है ही, लेकिन मकान बहुत इंपॉर्टेंट है। भूखे भी रहेंगे लेकिन मकान में रहेंगे तो एक चैन की नींद आती है, लेकिन पेट भरा हुआ है और ठहरने के लिए आपके पास घर नहीं है तो बंजारे जैसा जीवन होता है। मोदी जी का सपना है 22 तक सभी को घर वो अपना दे देंगे। तो इस क्षेत्र में जो है आवास योजना के तहत, पीएम आवास योजना के तहत 4 साल 6 महीने में आपने कितने लोगों को घर दिलवा दिया और नई प्रतीक्षा सूची में कितने लोगों का नाम दर्ज है, और जो वंचित हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे बताइए। देखिए, हमारे यहाँ 300-350 परिवारों को घर अभी तक दिया गया 4.5 साल में। 208 लोग प्रतीक्षा सूची में वेटिंग में हैं, जिनका अलॉटमेंट आने के बाद बहुत जल्द उनका काम शुरू हो जाएगा। कुछ हमारे पूर्व के साथी, पूर्व में जो मुखिया जी थे, उन्होंने एक चीज़ लिख दिए यहाँ कि हरिजन यहाँ कोई आवास लेने वाला नहीं है। यहाँ पैसा आता है, हरिजन कोटा का भी पैसा आता है, वो रिटर्न चल जाता है। चूँकि हरिजन कोटा में कोई लेने वाला नहीं है, ऐसा उन्होंने लिख के स्पष्ट ब्लॉक को दे दिया है।
तब फिर पंचायत समिति की भी बैठक हुई, हम हल्ला उठाए कि यहाँ तो हरिजन लेने वाले हैं, चूँकि हम हैं, हमको आवास मिला है, हमारे अगर 4 पुत्र हैं, चारों की शादी हो गई है तो उनको भी आवास की आवश्यकता है। तो हम हल्ला उठवाए तो सदन में उठाते हैं। हाँ, सदन में बहुत ज़ोरदार हल्ला हम उठवाए थे इस बात को लेकर के कि नहीं, हमारे पंचायत में तो है, कोई किसी के लिख देने से थोड़ी हो जाएगा, आप जांच कर लीजिए, आप जांच करवाइए। इसको लेकर के हमसे डीडीसी साहब से भी एक दिन बात हुई थी, तो बोले ठीक है मुखिया जी, ऐसा कीजिए, जब जियो टैग होगा, अब जो जियो टैग आपके यहाँ होगा, चूँकि अब उसका लिंक आता है ना, तो जियो टैग होगा तो आप प्रत्येक हरिजन जो लेने वाले हैं, जो लाभुक को पूर्व से नहीं मिला है, अगर कोई पिताजी को मिला है, उनको 4 लड़का है तो 3 लड़का को तो मिल सकता है, 4 लड़का को तो मिल सकता है, तो जो लेने वाले हैं उसका आप जियो टैग करवा दीजिएगा। अभी तक संजोग से कोविड-19, उसके बाद चुनाव, छठ, दीपावली के कारण ऐसा लिंक आया नहीं है कि हम करवा दें। हाँ, लगे हुए हैं हमारे यहाँ। बहुत जल्दी अगर उस तरह का लिंक आ जाता है जियो टैग करने का, तो हम सबका करवाएंगे। अब मुखिया जी, ये जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो सीपीआई है, एमएल है या सर 2 होते हैं ना, एम है, सीपीआई है, एम नहीं, आई है, मतलब कन्हैया कुमार इंडिया। इस पार्टी के बारे में सर, वैसे तो ये जो हमारा मधुबनी ज़िला है, यहाँ कहीं ना कहीं ये पार्टी पहले कमज़ोर थी, ये पहले बहुत मजबूत थी मेरे ख्याल से, बीच में थोड़ा अब जो है सो इसके कार्यकर्ता कुछ कम हो गए हैं, और इस स्थिति में भी आप इस पार्टी के साथ बने हुए हैं। आखिर वो क्या बात है जो आपको प्रभावित करती है? देखिए, हमारे पंचायत में जो है ना, पहले लोग, आप तो जान ही रहे हैं कि गांव समाज की क्या स्थिति थी। पहले लोग मालिक लोग के दरवाज़ा पर, मतलब बोइन जिसको कहते हैं मजदूरी लेने के लिए सुबह से शाम तक भटकते रहते थे, उनको मजदूरी नहीं दिया जाता था। उस अवधि में हमारे पंचायत में भी 100-200 बीघा ज़मीन जो है एक नेपाल के मालिक थे, उनका था, तो उन पर हमारे पिताजी बटेदारी क्लेम का झंडा गाड़े, तमाम हरिजन को सबको 1 बीघा 2 बीघा करके ज़मीन बंटवाए। वहीं से हमारे यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हुआ था, उसको साइलेंट कर दीजिए, तो उसका उदय हुआ था सीपीआई का। तो यहाँ मेरे पिताजी गरीब गुरबा के लिए लड़े, 100 बीघा ज़मीन उन लोग के बीच में बंटवाए, बटेदारी पर्चा दिलवाए। अभी भी जो तबाद कर रहे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मालिक से जाकर के कुछ कम दाम में रजिस्ट्री भी करवा लिए, ठीक है, फिर भी उन लोग अभी कर रहा है, वो लड़ाई चल रही है। उन्हीं से प्रेरित होकर के कि चलो भाई, कुछ न कुछ तो हुआ सीपीआई के कारण। अगर गरीब के घर में चूल्हा जलता है तो वो बातों से प्रेरित होकर के, इस बातों से प्रेरित होकर के पिताजी के आदर्शों पर चल के हमने ऐसा चलना सीखा, और सीपीआई हमने भी ज्वाइन किया। और सबसे बड़ी बात है कि पंचायत में कोई पार्टी विशेष होता नहीं, हमें तो सब दलों के साथ हमारा बहुत अच्छा तालमेल है, सब दलों के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध है। एमपी का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो, हम लोग मिल कर के सब एक साथ रहते हैं। जो मत है, जिनको जहाँ देना है वो अपना दे रहे हैं, किसी को कोई डिस्टरबेंस नहीं किया जाता है, किन्हीं पर कोई दबाव नहीं डाला जाता है, किन्हीं को कहा भी नहीं जाता कि भैया आप इसमें मत दो। अगला चुनाव आप लड़ेंगे मुखिया चुनाव? निश्चित रूप से लड़ेंगे, मेरा अभी बहुत अच्छा जनाधार है, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे भी। बिल्कुल सही। अब तो ये पिछली बार जो लड़े थे तो फर्स्ट टाइम लड़े थे, इस बार तो ये जीत चुके हैं, और कहीं ना कहीं पंचायत में इनका जो काम किया है उसका भी बेनिफिट अब मिल सकता है। जान पहचान भी पहले अगर मान लीजिए कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे तो अब शायद जानते होंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि जो जीता हुआ उम्मीदवार होता है उसका 60% चांसेस होता है कि वो फिर से सत्ता में आ सकता है। हाँ, कोई मिस्टेक अगर करते हैं तो बाहर भी जा सकते हैं, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन सर, अगर मान लीजिए हार गए तो क्या आपकी सेवादारी पप्पू यादव की तरह जारी रहेगी? निश्चित रूप से जारी रहेगी, लोकतंत्र है। अगर हम चुनाव हारते हैं तो हम समझेंगे जनता मालिकों ने हमें आशीर्वाद नहीं दे पाया, हमसे कोई गलती हो गई, पुनः उसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। लेकिन एक आत्मबल ही है, कॉन्फिडेंस है। हाँ, जिस तरह से हम अपना काम किए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मेरा संबंध है, उसमें 100% कॉन्फिडेंस है कि चुनाव पुनः हम जीतेंगे। और अगर नहीं जीते तो पुनः फिर उसी स्टाइल में जनता मालिकों के बीच जा कर के अपना सेवा करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस पंचायत के जितने भी जनता मालिक हैं
युवा हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, सभी की ओर से मैंने बहुत सारे सवाल किए हैं और मुखिया जी ने भी बहुत कह सकते हैं कि फ्रैंकली मुझे जवाब दिया है इन्होंने, कोई हिचकिचाहट नहीं है। और आने वाले समय में ये चुनाव भी लड़ेंगे पंचायत के लिए। चलिए, इनको शुभकामनाएँ मैं देता हूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ सवाल छूट गया है, तो नीचे आप कमेंट कीजिए ज़रूर। मैं आने वाले समय में जब ये चुनाव लड़ेंगे, मैं उस वक्त फिर से एक बार हो सकता है तो मैं आऊँगा यहाँ और मुखिया जी से करूँगा। मुखिया जी, अंत में आप जो है सो अपने पंचायत वासियों को और जो मधुबनी टीवी के व्यूवर्स हैं, उन सभी से क्या रिक्वेस्ट बहुत करना चाहते हैं, वो धन्यवाद कह दीजिए। मधुबनी टीवी के और तमाम समस्त पंचायतवासी जनता के, मालिक के, माता बहन के, युवा साथी के हम पुनः फेर एक बेर लाल बाबू यादव अहाँ सबसे आशीर्वाद चाहै छी। और हमरा एकेटा इच्छा रहैए जे सद्भावना समाज में बनल रहे, सौहार्द वातावरण में लोग जिए, और जे भी हमरा प्रति कोनो भऽ सकैए, हमरा से कोनो गलती भऽ सकैए, ताहिके लेल हमरा मार्गदर्शन दैत रहू, अहाँसब अपन सुझाव दैत रहू। और खास के युवा साथी से हम कहऽ चाहबनि कि देश अखन अहाँके बल पर जियै छै, अहाँके बल पर चलै छै, अहाँके बल पर सब कुछ संभव छै। ताहि दुआरे अहाँ सब आगू बढ़ू। अहाँके बहुत बहुत शुभकामना हम दैत पुनः एक बेर मधुबनी टीवी के शुभकामना दैत धन्यवाद।